हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। ये करेंट अफेयर्स का बुक है, ठीक है। और ये अप्रैल 2021 का सेशन है, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे पहले टॉपिक से, जहां राष्ट्रीय घटनाक्रम है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई जल प्रलय जैसी स्थिति। तो देखिए, चमोली जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटने से वहाँ भारी तबाही आ गई, ठीक है। जब बाढ़ आए तो यहाँ पर धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में बाढ़ आ गई, ठीक है। इससे बहुत कुछ तबाह हो गए, जैसे कि नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में आपको 13.2 मेगावाट का जो ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना है। फिर आपको इससे 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो धौली गंगा पर 520 मेगावाट का तपोवन विष्णु गाड हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो बैराज है वो नदी के उफान से टूट गया। और इन दोनों परियोजनाओं में जो काम कर रहे थे लगभग आपको 170 लोग लापता बताए गए थे, ठीक है। 170 लोग लापता बताए गए थे। मतलब 17वें दिन तक 70 शव और 29 मानव अंग बरामद हो चुके थे, ठीक है। और जबकि 136 लोग उस वक्त तक लापता बताए गए थे, ठीक है। फिर देखिए, लास्ट में हुआ यूं कि 23 फरवरी 2021 को जो घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा कि आपदा में मरने वाले लोगों की संख्या 206 मान ली गई, कि इतने लोग की मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हरिद्वार कुंभ मेला 2021। तो देखिए, ये हरिद्वार कुंभ मेला 2021 जो है वो आपको 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। और ये इस बार केवल 28 दिन के लिए है। नॉर्मली ये आपको 3 से 4 माह तक चलता है, ठीक है। लेकिन इस बार ये मात्र 28 दिन के लिए है, क्योंकि कोरोना महामारी के देखते हुए कुछ गाइडलाइंस लाए गए हैं, उस कारण से इसे केवल 28 दिन तक चलाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, मेला जो है अगर देखा जाए तो मेला में 3 शाही स्नान होंगे। एक होंगे 12 अप्रैल को, जो कि आपको सोमवती अमावस्या के समय। फिर होगा दूसरा आपको 14 अप्रैल को बैसाखी में। फिर तीसरा होगा आपको 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन। फिर देखा जाए तो मेले में आने वाले जो लोग होंगे उसको कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको 72 घंटे के भीतर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। फिर आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। फिर मास्क जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं कुंभ मेला का जो स्थल है, जो आयोजन होते हैं कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो है वो नॉर्मली 4 जगह पे आयोजित होते हैं। पहला है आपका हरिद्वार। हरिद्वार में आपको गंगा नदी के तट पर। फिर है प्रयागराज, प्रयागराज में संगम में। फिर आपको उज्जैन, उज्जैन में आपको क्षिप्रा नदी के पास। फिर आपको नासिक, नासिक में आपको गोदावरी के तट पर। और इन सब जगह जो है वो हर 12 साल में आयोजित किए जाते हैं, 12 साल के अंतराल पर। अब देखा जाए अर्ध कुंभ मेला, तो अर्ध कुंभ मेला जो है वो मात्र 2 स्थान पे होता है। एक होता है हरिद्वार और दूसरा होता है प्रयागराज। यहाँ नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है। कुंभ मेला का हर 6 साल के उपरांत आयोजित किया जाता है अर्ध कुंभ मेले का। जैसे कि हरिद्वार का देखा जाए तो 2010 में वहाँ कुंभ मेला हुआ था, और उसके आयोजन के मतलब 2016 में 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया गया था हरिद्वार में, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ अर्ध कुंभ मेला। और फिर देखा जाए कुंभ मेला के बारे में, तो कुंभ मेला आखिर होता क्यों है। तो देखा जाए तो पौराणिक जो कथाएं हैं उसके अनुसार कुंभ का आयोजन जो है वो देवताओं और असुरों के द्वारा जो सागर मंथन के समय निकले अमृत कलश की जो घटना हुई थी उस पर आधारित है। हुआ यूं कि देवतागण इस अमृत कलश को असुर के हाथ में नहीं देना चाहते थे, और इस संघर्ष में असुरों द्वारा पीछा करने के दौरान कुंभ, जिसे कलश कहते हैं, ठीक है, उसका हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी पाप और बुराइयों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम व पुद्दुचेरी की विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। अब देखिए, पुद्दुचेरी में एक सीट पर जो खर्च आएगा वो अधिकतम 22 लाख रुपए सरकार के द्वारा तय की गई है। और अन्य जो चारों राज्य हैं जहां इलेक्शन होने, जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम, यहाँ पर एक सीट पर प्रत्याशी जो है वो 30.8 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अब देखा जाए असम के बारे में, तो असम में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कुल 126 हैं, जिसमें से 8 सीट जो है वो अनुसूचित जाति और 16 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। और यहाँ जो चुनाव होंगे वो 3 चरणों में होंगे, 27 मार्च, 1 अप्रैल
और 6 अप्रैल को। ठीक है, फिर अगर हम लोग तमिलनाडु के बारे में देखें तो तमिलनाडु में जो विधानसभा सीटें हैं उसकी कुल संख्या है 234, जिसमें 44 सीट आपको अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई है। फिर देखिए ये चुनाव जो है वो एक ही चरण में यहाँ पे होगा, वो होगा 6 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं केरल के बारे में। तो केरल में देखा जाए तो विधानसभा की जो सीटों की कुल संख्या है वो है 140, जिसमें 14 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अब देखिए यहाँ जो चुनाव होंगे वो एक चरण में होंगे, वो है 6 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें हैं 294 और यहाँ 8 चरणों में चुनाव होंगे। पहले होंगे 27 मार्च को, फिर 1 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, फिर 17 अप्रैल, फिर 22 अप्रैल, फिर 26 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल। अगर इसमें देखा जाए तो 27 अप्रैल को आपको 30 सीटों के लिए होगा, फिर 1 अप्रैल को आपको 30 सीट के लिए होगा, 6 अप्रैल को आपको 31 सीट के लिए होगा, फिर आपको 10 अप्रैल को होगा 44 सीटों के लिए, 17 अप्रैल को होगा आपको 45 सीट के लिए, फिर 22 अप्रैल को होगा आपको 43 सीटों के लिए, फिर 26 अप्रैल को आपको हो जाएगा 36 सीटों के लिए और फिर 29 अप्रैल को हो जाएगा 35 सीटों के लिए। यहाँ हो गए 294 सीट। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट है आपको पुदुचेरी। पुदुचेरी में देखा जाए तो विधानसभा की कुल सीटें हैं 30, जिसमें 5 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ एक चरण में इलेक्शन होंगे, वो होंगे 6 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। तो देखिए ये जो स्टेडियम है वो 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया। फिर आपको यहाँ पे 1.32 लाख दर्शक मतलब 1.32 लाख दर्शक का क्षमता है और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। अब तक का जो सबसे बड़ा माना जाने वाला स्टेडियम था वो था मेलबोर्न का स्टेडियम, जिसका दर्शक का क्षमता था 1 लाख। ठीक है, और यहाँ हो गया 1.32 लाख। चलिए इसमें अगर इस स्टेडियम के बारे में देखा जाए तो पहले इसको सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से और फिर मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। और स्टेडियम का जो उद्घाटन के समय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट और हब ऑफ क्रिकेट बताया उन्होंने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी। तो देखिए हुआ यूं कि 12 फरवरी 2021 को नागालैंड की विधानसभा में पहली बार बजट अधिवेशन शुरू होने पर राज्यपाल का अभिभाषण से पूर्व और उसके उपरांत राष्ट्रगान बजाया गया। और राष्ट्रगान बजाने का जो सुझाव है वो विधानसभा अध्यक्ष एस लांकुमेर का था। और विगत 58 वर्षों में सदन में राष्ट्रगान का गायन या वादन क्यों नहीं हुआ, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। ठीक है, और देखा जाए तो 1 दिसंबर 1963 को असम से कटकर अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है, नागालैंड को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना टीकाकरण के दूसरे दौर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण। तो देखिए ये कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण का जो दूसरा राष्ट्रव्यापी चरण शुरू हुआ है वो 1 मार्च 2021 से हुआ है। ठीक है, और शुरुआत किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण के साथ शुरुआत किया है। अब देखिए हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लिया और उस दिन आपको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र भी उन्होंने भी यहाँ टीकाकरण लिया। ठीक है, फिर देखिए इस बार जो टीकाकरण जो हो रहा है सेकेंड फेज में, तो इसमें किस किस को दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को और जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जो 45 वर्ष से ऊपर हैं, उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको इस बार जो टारगेट रखा गया है वो 27 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने का अनुमानित संख्या है। तो इसको टीकाकरण लेने के लिए क्या होगा, तो कोविन 2.0 नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा भी जो आप अपने पसंद का टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के लिए ऑन साइट पंजीकरण की सुविधा भी इस बार दी गई है। ठीक है, देखिए सरकारी अस्पताल में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये निःशुल्क दिया जाएगा ये टीकाकरण, और प्राइवेट अस्पतालों में इसका 250 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगले टॉपिक की ओर मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक है 18 माह के अंतराल के पश्चात
जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल। तो ये 6 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात से राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों पर भाजपा विजय रही। तो देखिए ये फरवरी 2021 में संपन्न हुआ था ये चुनाव, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। और उपचुनाव के पश्चात हुआ यूं कि वहाँ जो 245 सदस्यीय सीट है वहाँ पे एनडीए की सीटें हो गई हैं अब 120, जिसमें आपको 95 सीटें हैं भाजपा की। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखें। चलिए यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। अब हम लोग मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला है 7 माह पूर्व प्रक्षेपित अमेरिका का मार्स रोवर परसिवरेंस मंगल की सतह पर उतरा। ठीक है, देखिए 18 फरवरी 2021 को नासा का मार्स रोवर जिसका नाम है परसिवरेंस, इसके साथ भेजे गए जो इंजीनिटी हेलीकॉप्टर के मदद से इसको सफलतापूर्वक उतार लिया गया है मंगल ग्रह पर। और ये मंगल ग्रह पे आपको जेजेरो क्रेटर पे उतारा गया है। ठीक है, और मंगल की सतह पे उतरने वाला ये नासा का जो है वो 5वां रोवर है। ठीक है, अब हम लोग रोवर के बारे में देखें तो रोवर जो है एक कार के आकार का है, जिसके 6 पहिए हैं और लगभग इसका वजन है 1025 किलोग्राम। ठीक है, और परसिवरेंस में देखा जाए तो एक ड्रिल मशीन लगाया गया है, 7 फुट का रोबोटिक आर्म है और साथ में इसमें 23 कैमरे लगाए गए हैं। और इस रोवर का जो कार्यकाल है वो 10 वर्ष का अनुमानित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त अरब अमीरात स्पेसक्राफ्ट होप मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। ठीक है, ये संयुक्त अरब अमीरात का है, मतलब यूएई का जो एक स्पेसक्राफ्ट है होप, वो भी अब मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया है। तो देखिए ये जो है यूएई की जो एजेंसी है, ठीक है, यूएईएसए मतलब यूएई स्पेस एजेंसी, उसने मंगल ग्रह के लिए अपना स्पेसक्राफ्ट को जिसका नाम है होप, इसका अरबी नाम है अल अमाल, इसका प्रक्षेपण किया था 19 जुलाई 2020 को और 9 फरवरी को कक्षा में ये प्रवेश किया है। ठीक है, मंगल ग्रह की कक्षा में 9 फरवरी को प्रवेश कर गया। और ये प्रक्षेपण को देखा जाए तो ये जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के H2A रॉकेट के जरिए जापान के ही तनिगाशिमा स्पेस सेंटर से किया गया। ठीक है, और मंगल ग्रह के लिए किसी भी अरब या फिर मुस्लिम कंट्री का अगर देखा जाए तो ये पहला अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे सूची में बरकरार। पहले तो देखिए FATF का फुल फॉर्म क्या होता है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और ये 25 फरवरी 2021 को फ्रांस की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा गया। ठीक है, देखिए हुआ यूं कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, ठीक है, 27 सूत्री कार्य योजना दिया गया था पाकिस्तान को। इसके लिए पाकिस्तान ने 15 माह का समय मांगा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सका। एक्चुअली इसका समय तो पहले ही पूरा हो गया था। जो 21 से 23 अक्टूबर को जो वर्चुअल सम्मेलन हुआ था उसमें भी इसने उस समय 21 कार्य बिंदु पर ही कार्य कर सका था और इस बार अभी दिखाया गया है 24 बिंदु पर। ठीक है, इसको पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता, लेकिन एक्चुअली ब्लैक लिस्ट जाने से इसको कुछ कंट्री है जो बचा लेती है, जैसे कि चीन, टर्की, मलेशिया। इनकी प्रयासों से ये ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बच जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है चीन का मार्स रोवर स्पेसक्राफ्ट तियानवेन-1 भी मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। तो देखिए ये 23 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के लिए चीन ने अपना स्पेसक्राफ्ट तियानवेन-1 का प्रक्षेपण किया था, जो कि 10 फरवरी को रोवर भी मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस मंगल मिशन के लिए जो है ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है। इसको लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट के जरिए हैनन प्रांत स्थित वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से किया गया था। मंगल की सतह पर उसके उतरने के लिए जो स्थल चुना है वो है यूटोपिया प्लानिशिया। यहीं पे चाइना का तियानवेन-1 उतरेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 53वां स्थान। ठीक है, तो देखिए ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है। ठीक है, 3 फरवरी 2021 को ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी की गई। इस डेमोक्रेसी इंडेक्स की सूची में कुल 167 कंट्री को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान रहा 53वां। भारत का स्कोर रहा
6.61, मतलब 0 से लेकर 10 मान दिए गए थे, उसमें भारत का स्कोर है 6.61। इसके साथ भारत 53वें स्थान पर है। ठीक है, और अगर प्रथम 3 देश देखें तो पहला है नॉर्वे जो 9.81 मान के साथ है, फिर आपको आइसलैंड 9.37 स्कोर है इसका, और न्यूजीलैंड का स्कोर है 9.26। ये प्रथम 3 देश हैं। ठीक है, फिर अंतिम रैंकिंग अगर देखा जाए तो 167 पे आता है आपको उत्तर कोरिया, 1.08 स्कोर है उसका मात्र। फिर आपको उससे ऊपर 166 पे है कांगो, 1.13 पे। फिर आपको 165 पे आता है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, इसका स्कोर है 1.32। ठीक है, अब अगर भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति देखा जाए तो उसमें सबसे अच्छी स्थिति पे है श्रीलंका, 68वें स्थान पे। ठीक है, भारत के बाद सबसे अच्छी स्थिति पे है श्रीलंका, 68वें स्थान पे। फिर 676 नंबर मतलब 76वें स्थान पे बांग्लादेश, 84वें स्थान पर भूटान, 92वें स्थान पर नेपाल, 105वें स्थान पर पाकिस्तान, 139 पे अफगानिस्तान और 151वें स्थान पर है चीन। ठीक है, चलिए ये डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की पहली सैन्य कार्यवाही। तो ये देखा जाए तो ईरान समर्थित मिलिशिया के सीरिया स्थित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ठीक है, देखिए 25 फरवरी 2021 को पहली सैन्य कार्यवाही करते हुए सीरिया में एयर स्ट्राइक कर वहां मौजूद जो ईरान समर्थित विरोधी ग्रुप है जिसका नाम है मिलिशिया, उसके ठिकानों पर बम गिराए गए और उसे तहस नहस कर दिया गया। और इराक की सीमा पर जो सीरिया स्थित इन ठिकानों पर अमेरिकी एयरफोर्स के F-15E युद्धक विमान के द्वारा 7 मिसाइलें एयर स्ट्राइक के तहत दागी गई थी। ठीक है, और इसमें लगभग माना जा रहा है कि 22 उनके जो मिलिशिया के जो लड़ाके हैं वो इस हमले में मारे गए हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ईरान को अब समझ लेना चाहिए कि मिलिशिया को समर्थन देने के परिणाम उसे भुगतने होंगे। ठीक है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका व गठबंधन देशों में जो है वहां सैनिकों की सुरक्षा मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है नेपाल में संसद बहाल, संसद भंग कर नए चुनाव कराने के ओली सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। तो देखिए नेपाल में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी उसके नेतृत्व के गुट का बड़ा झटका लगा जब फरवरी 2021 में उस समय जब प्रधानमंत्री की संस्तुति से संसद भंग करने के राष्ट्रपति जो वहाँ के विद्यादेवी भंडारी हैं उन्होंने फैसला लिया कि भंग कर दिया जाए संसद को, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर डिसीजन दिया कि नहीं, भंग नहीं किया जाए और फिर से इसको बहाल किया जाए। तो देखिए इसका डिटेल देखिए कि 23 फरवरी 2021 को नेपाल के जो सर्वोच्च न्यायालय में जो संसद भंग करने का जो आदेश था उसको पलट दिया और संसद को बहाल करने का फिर से आदेश दे दिया। अब संसद भंग किए जाने का फैसला जो है उसे असंवैधानिक बताया गया कोर्ट में। इसके लिए इसके विरुद्ध में अगर देखा जाए तो 13 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, और संसद भंग करने के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए संसद को बहाल कर दिया जाए और 13 दिन के भीतर संसद सत्र आहूत करने का निर्णय लिया जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया। तो कोरोना के जो नया स्ट्रेन उत्पन्न हो गया है उसकी चुनौती को देखते हुए इस प्रतिबंध को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है, और ये आदेश मालवाहक उड़ानों, डीजीसीए की अनुमति प्राप्त विशेष उड़ान पर लागू नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा। तो देखिए ये 20 से 21 फरवरी 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर थे, और इसमें विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसके अलावा जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो मालदीव को दी गई जो $250 मिलियन की बजटीय सहायता है, या फिर कोविड-19 वैक्सीन का 2 बार खेप जो 1-1 लाख वैक्सीन का खेप दिया गया उपहार स्वरूप, इसके लिए वहाँ की सरकार ने आभार व्यक्त किया। फिर इसमें देखा जाए तो हुल हुमाले जो है वो मालदीव का एक द्वीप है। ठीक है, 2000 आवासों का निर्माण के लिए एक क्रेडिट एग्रीमेंट भारत के एग्जिम बैंक और मालदीव के वित्त मंत्रालय के बीच हुआ। और मालदीव का एक प्रमुख शहर है अड्डू, वहाँ के सड़कों के विकास हेतु एक समझौता विदेश मंत्री की जो मालदीव की इस यात्रा के दौरान किया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें पहला टॉपिक है
2020-21 में राष्ट्रीय आय एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान। तो देखिए 26 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब एनएसओ, जिसको कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब देखिए इसमें देखा जाए तो यहाँ पे दो डेटा दिए गए हैं। एक है आपको कि 2019-20 और 20-21 में राष्ट्रीय आय प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में, जिसमें 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, मतलब एस्टिमेट एट कांस्टेंट 2011-12 के प्राइसेस पे। इसमें पहला देखिए तो इसमें है मूल कीमतों पर जीवीए, मतलब जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। तो जीवीए एट अगर बेसिक प्राइसेस, मतलब जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो 2019-20 में जो आकलन किया गया था 29 जनवरी 2021 के पहले, तो इसमें था 132.71 और इस बार जो 2020-21 के लिए है 26 फरवरी को इसका दूसरा अग्रिम आकलन जारी किया गया है, वो 124.11 लाख करोड़। ठीक है, और ये आपको 6.5% का गिरावट इसमें दिखाया गया है। ठीक है, फिर आपको इसमें दूसरा देखते हैं जीडीपी। ये आपको स्थिर मूल्यों पे बता रहे हैं, मतलब एस्टिमेटेड कांस्टेंट रेट। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे बता रहे हैं। इसमें अगर जीडीपी देखा जाए तो 19-20 के लिए था 145.69 करोड़ और 2020-21 के लिए जो 26 फरवरी को आकलन आया है दूसरा, उसमें है 134.09 करोड़ और इस बार ये 8% का इसमें भी गिरावट दिखाया गया है। फिर आपको आता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय हो गया नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम में देखिए तो ये दिखाया गया है 126.81 जो है आपको 2019-20 का, और 2020-21 का है 116.47 लाख करोड़, जिसमें आपको -8.2% मतलब 8.2% का गिरावट दिखाया गया है। ठीक है, फिर चौथा है आपको प्रति व्यक्ति आय, जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ये स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है 2020-21 में, यह है 85,929 रहने का एनएसओ का अग्रिम अनुमान है। लेकिन ये 2019-20 में इसका जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय था वो था 94,566 रहा था। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में 9.1% का गिरावट है एनएसओ का इस अग्रिम अनुमान में। ठीक है, फिर देखिए इसमें आपको बढ़ते हैं एस्टिमेट एट करंट प्राइसेस। अभी हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे थे, अब हम लोग करंट प्राइस पे आते हैं, मतलब प्रचलित मूल्यों पर आकलन। तो इसमें अगर मूल कीमतों में जो जीवीए है, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस पे अगर देखा जाए तो जो था 184.61 और इस बार है 177.81 और इसमें 3.7% का गिरावट है। ठीक है, फिर दूसरा आपको जीडीपी देखा जाए तो इसमें आपको 3.8% का गिरावट आया है करंट प्राइसेस में, और तीसरा है राष्ट्रीय आय मतलब नेट नेशनल इनकम। इसमें भी आपको 3.8% का गिरावट दिखाया गया है और प्रति व्यक्ति आय में भी आपको 4.8% का गिरावट दिखाया गया है। ये अनुमानित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग। चलिए यहाँ देखा जाए तो एनएसओ का जो 26 फरवरी 2021 का जो दूसरा अग्रिम अनुमान आया है, उसमें 2020-21 में जो कृषि और वानिकी और मत्स्य की जो फिशिंग है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, इसमें देखा जाए तो 3% का वृद्धि दिखाया गया है। ठीक है, को अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें जीवीए का वृद्धि दिखाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ खनन उत्खनन में 9.2% का ऋणात्मक वृद्धि है, मतलब गिरावट है। फिर मैन्युफैक्चरिंग अगर देखा जाए, जिसे विनिर्माणी कहते हैं, उसमें 8.4% का गिरावट है। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं उसमें 1.8% का वृद्धि दिखाया गया है। फिर आपको अगर कुल देखा जाए, हम लोग टोटल देखें कुल कीमतों पर जो जीवीए है उसमें अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे 6.5% का गिरावट पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत व मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर। तो देखिए 22 फरवरी 2021 को हस्ताक्षरित यह समझौता किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत का ये पहला स्वतंत्र व्यापार समझौता है। ठीक है, और भारत की जो कुल 310 उत्पाद का निर्यात को इस समझौता में शामिल किया गया है। फिर मॉरिशस के 615 उत्पादों को भारतीय बाजार के भीतर प्राथमिकता मिलेगी। इस समझौते पर हस्ताक्षर के 2 वर्ष के भीतर सीमित संख्या में अति संवेदनशील उत्पादों के लिए एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र पर बातचीत के लिए भी सहमत हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है
जनवरी 2021 माह हेतु कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखिए इस सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 1986 से 87, ठीक है। और जब देखा जाए कृषि श्रमिकों के लिए जो 2021 में ये 238 अंक है, जबकि 2020 में 1047 था। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें 9 अंकों का गिरावट आया है, ठीक है। उसी तरह से ग्रामीण श्रमिक के लिए जब देखा जाए 2021 में दिया गया है 1045 अंक और ये 2020 में था 1053, मतलब इसमें भी 8 अंकों का गिरावट दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। तो देखिए ये सीपीआई आधारित जो मुद्रास्फीति है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधारित जो मुद्रास्फीति है, तो ये अखिल भारतीय का अगर देखा जाए मतलब संपूर्ण भारत का, तो वो जनवरी 2021 के अंतिम है 4.46, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 3.23 और शहरी क्षेत्र में 5.06 है। इन दोनों को मिलाकर 4.06% है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, अगर इसमें देखा जाए तो अखिल भारतीय में है आपको 156.3 और ग्रामीण क्षेत्र में 156.8 और शहरी क्षेत्र में 155.7, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का जो अंतिम दर आया जनवरी 2021 में वो है 2.03%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2020-21 की 5वीं अंतिम मौद्रिक नीति में रेपो दर और बैंक दर सहित सभी प्रमुख दरें अपरिवर्तित। ये प्रमुख दरें में अगर बदलाव देखा जाए तो 22 मई बाद का जो है वो स्थिति अभी भी बरकरार है, ठीक है। मतलब अगर रेपो रेट देखें तो ये 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25%, MSF 4.25%, नकद आरक्षण अनुपात 3% और संवैधानिक तरलता अनुपात जिसे हम लोग कहते हैं SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये है 18%, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखें तो 2021-22 में भारत में आर्थिक वृद्धि 10.8% के स्थान पर अब कितना रहने का मूडीज का ताजा पूर्वानुमान है, तो ये है 13.7%, ठीक है। ये मूडीज के अनुसार पहले अनुमान लगाया गया था 10.8%, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है और मूडीज ने 13.7% का अनुमान लगाया है भारत के आर्थिक वृद्धि का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता। तो देखिए विद्युत उत्पादन के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है। मतलब भारत जो है वो तीसरे स्थान पर होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। पहले स्थान पर आपको अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। अब देखते हैं विद्युत उत्पादन की क्षमता जो जनवरी 2021 के अंत तक की स्थिति। तो देखिए यहाँ कुल विद्युत उत्पादन जो हो रही है वो हो रहा है 3,77,261 मेगावाट, ये इसकी क्षमता है, ठीक है। अब देखा जाए जिसमें आपको तापीय विद्युत से आपको 2,31,871 मतलब 61.5% आपको तापीय विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें आपको कोयला आधारित 53.1%, फिर आपको लिग्नाइट से 1.7%, फिर गैस आधारित ये आपका 6.6%, डीजल से आपको 0.1%। फिर अगला है आपको जल विद्युत से जो बन रहा है वो बन रहा है 12.2%, यानी कि 45,798 मेगावाट, ठीक है। फिर आपको नाभिकीय विद्युत देखा जाए तो ये है आपको 1.8% मतलब 6,780 मेगावाट, ठीक है। फिर आपको नवीकरणीय स्रोत से अगर विद्युत देखा जाए तो ये आपको 24.5% है, मतलब 91,154 मेगावाट, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आपको तापीय विद्युत से, फिर आपको नवीकरणीय स्रोत से, फिर आपको जल विद्युत से और लास्ट में आपको नाभिकीय विद्युत से, ठीक है। ये हो गया इसका 100% एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत में दूरसंचार परिदृश्य यानी दिसंबर 2020 के अंत तक की स्थिति देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेली डेंसिटी दिखा रहा है 31 दिसंबर 2020 की स्थिति। पहले समझते हैं कि टेली डेंसिटी होता क्या है। टेली डेंसिटी का अर्थ है कि प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या देखना, ठीक है। जैसे कि देखिए सबसे अधिक अगर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या है प्रति व्यक्ति तो आपको दिल्ली में है। दिल्ली में आपको प्रति व्यक्ति
272.59 कनेक्शंस हैं। फिर आपको उसके बाद ऊपर जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में प्रति 100 व्यक्ति पे आपको 150.86 कनेक्शंस हैं। और उसी तरह से ऊपर बढ़ते हुए जब हम लोग बिहार की ओर देखेंगे तो बिहार में टेली डेंसिटी है 52.80, 52.80 कनेक्शन है। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट है कि टेलीफोन परिदृश्य की एक दृष्टि में अगर देखा जाए, जैसे कि टेलीफोन कनेक्शन की अगर कुल संख्या है अभी आपको 117.38, ठीक है, ये करोड़ों में है। ठीक है, मतलब टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या अगर 117.38 करोड़ है पूरे देश में, तो उसमें से आपको वायरलेस है 115.38 और वायरलाइन मतलब जो तार से कनेक्शन आता है लैंडलाइन फोन वो मात्र 2 करोड़ है। ठीक है, फिर शहरी उपभोक्ता देखा जाए तो ग्रामीण से शहरी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि शहरी उपभोक्ता अगर करोड़ों में देखें तो वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे 62.97 है करोड़ और वायरलाइन वाला 1.82 करोड़ वायरलाइन है शहरी क्षेत्र में। फिर आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण उपभोक्ता आपको 52.41 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में है और 0.18 करोड़ वायरलाइन वाले हैं। ठीक है, अब देखिए टेली डेंसिटी प्रतिशत प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन का कनेक्शन, तो ये आपको आ रहा है टोटल में मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से प्रति 100 व्यक्ति पे 86.38%। ठीक है, और जिसमें से आपको वायरलेस यानी कि बिना तार वाले जो हैं वो 84.90 है और वायर लाइन वाले 1.48 मतलब 1.48 कनेक्शन ही आते हैं प्रति 100 व्यक्ति में। चलिए, इसमें भी शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है 138.34 और ग्रामीण क्षेत्र में 59.05। ठीक है, कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ताओं का प्रतिशत अगर देखें तो वो आपको है 52.20। ये हो गया योग मतलब पूरा, जिसमें वायरलेस में आपको 54.57 और वायरलाइन में 90.95। ठीक है, और ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत देखें तो 44.80 है। चलिए अब देखते हैं ब्रॉडबैंड के बारे में। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या अगर करोड़ों में देखें तो वो है 74.74, जिसमें आपको 72.51 जो है वो वायरलेस है और 2.23 वायरलाइन वाले। चलिए इसमें नेक्स्ट आके आपको कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी की मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में हिस्सेदारी, मतलब मार्केट में जितने भी टेलीफोन कंपनीज हैं उसका अगर हिस्सेदारी बांटा जाए तो किस कंपनी के यहाँ से कितना परसेंट आता है ये देखना है। तो देखिए सबसे अधिक प्रतिशत है आपको रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो नंबर 1 पे है, सबसे अधिक कनेक्शंस रिलायंस जियो के हैं, मतलब वो है आपको 35.43%। 100% में आपको 35.43% केवल रिलायंस जियो का है। फिर दूसरे स्थान पे आता है आपको भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का है 29.36%। फिर वोडाफोन आइडिया का है आपको 24.64, ये तीसरे स्थान पे हो गया। फिर BSNL आपको आ गया 10.29, MTNL आ गया आपको 0.29% और फिर रिलायंस कम्युनिकेशन जो आ गया 0.001%। ये हो गया कुल 100%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको नियुक्तियां देखें। नियुक्तियां में आता है मतलब अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में देखा जाए तो 5वीं बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं महबूबा मुफ्ती। फिर आपको भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, जिसको CP मोहंती भी कहते हैं। ठीक है, फिर है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस की ओर से। ठीक है, फिर देखिए विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक, तो ये बने हैं नगोजी ओकोंजो इविला, ये नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये WTO में नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है कि CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, CRPF हो गया आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसके मध्य जोन के विशेष महानिदेशक कुलदीप सिंह को इस पुलिस बल का महानिदेशक का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में 1 मार्च 2021 से सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला और ये भाजपा के नेता हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त, तो ये है मनप्रीत वोहरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त मनप्रीत वोहरा को बनाया गया है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है T सुंदरराजन को
और ये तेलंगाना के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब पीआईबी, पीआईबी के नए महानिदेशक बने हैं जयदीप भटनागर। फिर नेक्स्ट आपको लोक संपर्क व संचार ब्यूरो में नए महानिदेशक, तो ये हैं सत्येंद्र प्रकाश। ठीक है, फिर देखिए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं, ये हुए हैं अजय सिंह। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान में इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2020। तो देखिए 8 फरवरी 2021 को मुंबई में वितरण किया गया इस अवार्ड का, जिसमें जीवन भर की उपलब्धि के लिए मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया आदित्य पुरी को, एचडीएफसी बैंक के हैं। ठीक है, फिर बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर दिया गया है पवन मुजाल को, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी ये बनी है एचडीएफसी बैंक, और एमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनी है एचडीएफसी बैंक और इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर बनी है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। नेक्स्ट है कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी, तो ये है अडार पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये बनी है प्रीथा और सुनीता रेड्डी, ये दोनों अपोलो ग्रुप की हैं। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर, तो ये बने हैं टीसीएस, टीसीएस को दिया गया है कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021। तो देखिए 28 फरवरी को ब्रेवली हिल्स कैलिफोर्निया में वितरण किया गया है इसका, जिसमें ड्रामा श्रेणी में अगर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड, निर्देशक थे क्लोज हाउ, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो दिया गया है वो चैडविक बोसमैन को दिया गया है, और ये अमेरिकी फिल्म है जिसका नाम है मा रेनीज ब्लैक बॉटम, इसकी भूमिका के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है आंद्रा डे को, इसकी फिल्म का नाम है यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली हॉलिडे। फिर आपको अगर म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है बोराट सबसिक्वेंट को, जिसके निर्देशक थे जेसन वॉलिनेयर। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं साचा बैरन कोहेन, और इसकी फिल्म का नाम था बोराट सबसिक्वेंट। ठीक है, उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है रोसामुंड पाइक को, और फिल्म का नाम था आई केयर अ लॉट। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड अगर देखें तो दिया गया है क्लोज हाउ को, उसकी फिल्म का नाम है नोमाडलैंड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। गोल्डन ग्लोब में आगे है कि सर्वश्रेष्ठ पटकथा जिसे कहते हैं स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड दिया गया है एरन सॉरिकन को, इसका फिल्म का नाम था द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। चलिए नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फीचर्स फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है सोल को। फिर विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है मिनारी को। चलिए नेक्स्ट है 57th फेमिना मिस इंडिया 2020। तो देखिए फरवरी 2021 में फाइनल मुंबई में हुआ था, जो कि हयात रेजिडेंसी होटल में कराया गया था। ठीक है, फिर देखिए इसमें मिस इंडिया वर्ल्ड जो चुनी गई वो है मनासा वाराणसी, ये 23 वर्षीय हैं और ये तेलंगाना की हैं। फिर फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया ये जीती हैं मनिका स्योकंद, ये हरियाणा की हैं। फिर फेमिना मिस इंडिया 2020 के उपविजेता तो ये है मान्या सिंह, और ये उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। निधन में पहला है अख्तर अली। अख्तर अली कौन थे? तो ये भारत के पूर्व वर्षों में जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे, जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिर ब्रूस टेलर। ब्रूस टेलर का नाम है देखा जाए तो ये ब्रूस टेलर जो थे वो न्यूजीलैंड के पूर्व वर्षों में ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, और ये 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर आते हैं राजीव कपूर। राजीव कपूर एक अभिनेता और निर्माता निर्देशक थे, जिनका 58 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजीव कपूर का अगर आप फेमस फिल्म देखें तो जैसे कि आपको राम तेरी गंगा मैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नंद कुमार सिंह चौहान। नंद कुमार सिंह चौहान जो है वो खांडवा मध्य प्रदेश से लोकसभा के सदस्य और मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, इनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं हम लोग पुस्तकें की ओर, मतलब बुक्स। तो बुक्स में पहला है मेथड इन द मैडनेस। मेथड इन द मैडनेस के लेखक हैं अय्यर परमेश्वरन। ठीक है, फिर अगला है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर।
इस पुस्तक के लेखक हैं पवन सिंह लाल। फिर देखा जाए नेक्स्ट तो है ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट्स ऑफ एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। इसके लेखक हैं केशव देसीराजू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। ठीक है, खेलकूद में पहला है कि 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। तो देखिए ये 6 से 10 फरवरी को असम में गुवाहाटी में हुआ था। इसमें हरियाणा सबसे अधिक पदक लेकर पहले स्थान पर है। हरियाणा ने कुल 21 स्वर्ण, 20 रजत और 14 कांस्य पदक लिए। फिर तमिलनाडु आपका दूसरे स्थान पर है, जहां स्वर्ण 13, रजत 12 और कांस्य 12 है। फिर तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास स्वर्ण 13, रजत 8 और कांस्य 14 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9 फरवरी 2021 को फ्रांस में लेवन में एक इंडोर एथलेटिक्स मीट होगा यहाँ पे। ठीक है, में 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 53.09 सेकेंड में पूरी करके इस स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, और ये किया है इथोपिया के गुडाफ सेगाय ने। ठीक है, 3 मिनट 53.09 सेकेंड में 1500 मीटर की दौड़ कंप्लीट की। चलिए नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पाकिस्तान ने टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीत ली है और T20 श्रृंखला 2-1 से जीती है। यह जो टेस्ट सीरीज है वो 18 वर्ष के अंतराल के पश्चात पाकिस्तान जीत सका है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूर्स फाइनल। तो वर्ल्ड टूर्स फाइनल जो है वो 30 से 31 जनवरी 2021 को बैंकॉक में संपन्न हुआ, जिसमें अगर पुरुष एकल में देखा जाए तो विजेता रहे एंड्रस एटोसन, ये डेनमार्क के हैं, और इसने हराया था विक्टर एक्सेल्सन को, ये डेनमार्क के हैं। फिर महिला एकल में देखिए तो विजेता रहे ताई तजिउ जिंग ताइपे की, और उप विजेता रहे कैरोलिना मरीन स्पेन की। नेक्स्ट है केवल 2 दिन में दूसरी बार टेस्ट मैच भारत ने जीता। तो ये 24 से 25 फरवरी 2021 को ही भारत ने 10 विकेट से जीत लिया। खेला गया था आपको अहमदाबाद में, जो कि नवनिर्मित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, और इससे पूर्व 2018 में भारत अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में हराया था 2 दिनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021। आईसीसी ने इस साल से हर खिलाड़ी को, मतलब हर खिलाड़ी नहीं, मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देना शुरू किया है। ठीक है, किसी भी एक खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाएगा, और इस कैटेगरी में ये पहला संस्करण था जनवरी 2021 में, जिसमें पुरुष कैटेगरी में दिया गया है आपको ऋषभ पंत को, भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। फिर आपको महिला कैटेगरी में दिया गया है शबनम इस्माइल को, ये दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एटीपी कप 2021, जिसमें आपको रूस विजेता रहा। ठीक है, 2 से 6 फरवरी को हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिर आपको इटली को फाइनल में 2-0 से हराकर रूस ने इसे जीत लिया। फिर आपको WTA 250 टूर में अंकिता रैना का पहला युगल खिताब। इस खिताबी विजय के चलते भारत की जो एक नंबर 1 खिलाड़ी है अंकिता, जो WTA युगल रैंकिंग में 94वां स्थान पर आती है। ठीक है, और ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है जो कि टॉप 100 में स्थान बना सकी है। इससे पहले सानिया मिर्जा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2021। तो देखिए 8 से 21 फरवरी को संपन्न हुआ था मेलबर्न में, और इसमें अगर पुरुष कैटेगरी में एकल में अगर विजेता देखें तो वो है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और इसने हराया डैनियल मेदवेदेव को, जो कि रूस के हैं। फिर महिला कैटेगरी में एकल में देखा जाए तो विजेता रही नाओमी ओसाका जापान की, और उप विजेता जेनिफर ब्रैडी अमेरिका के। फिर पुरुष युगल में आते हैं, यहाँ इवान डोडिग क्रोएशिया के और फिलिप पोलासेक स्लोवाकिया के विजेता रहे। फिर उप विजेता रहे राजीव राम अमेरिका के और जो सैलिसबरी ब्रिटेन के। ठीक है, और महिला युगल में जब आएंगे तो विजेता है एलिसे मर्टेंस बेल्जियम के और आर्यना सबालेंका बेलारूस के, और उप विजेता रहे बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों चेक गणराज्य के हैं। ठीक है, अब आते हैं मिश्रित युगल में। मिश्रित युगल के जो विजेता थे वो थे बारबरा क्रेजिकोवा, ठीक है, चेक गणराज्य की, और राजीव राम अमेरिका के, और उप विजेता रहे सामंथा स्टोसुर और मैथ्यू एबडेन, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, उप विजेता रहे थे। ठीक है, ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, और
इसके वीडियोस के जो पीडीएफ हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। क्रॉनिकल के वीडियो के आने के बाद दोनों के डेटा को मर्ज कर एक पीडीएफ में बना दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।